नमस्कार, मैं हूँ ऋषि ठाकुर और आप देख रहे हैं नौ स्टार मॉनिटर। नौ स्टार मॉनिटर में वक्त हो चला है लाइव डिबेट का और लाइव डिबेट में हम करवाते हैं पब्लिक डिबेट, जिसमें आज हमारे मुख्य मेहमान हैं मोहम्मद असलम जी, स्टेट सेक्रेटरी एनयूसीआई कैडर के। तो आज हम उनके साथ कोरोना के ऊपर एक डिबेट करेंगे कि एनयूसीआई वालों ने 5 दिन तक हिमाचल में क्या कार्य किया है। मोहम्मद असलम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है नौ स्टार धन्यवाद मीटर सर। में। अच्छा, मैं आपका भी सर आपसे ये बहुत कि जो कोरोना जो हमारे यहाँ पे चला हुआ है, जो हिमाचल में एक महामारी के तरह से सरकार ने किया इसको, इसमें एनयूसीआई का क्या योगदान रहा? सर एनएसयूआई पिछले साल से ही लगातार कोरोना में बहुत ही लोगों की सहायता कर रही है। पिछले साल हमने एनएसयूआई ऊना की तरफ से या पूरी एनएसयूआई हिमाचल ने हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 10,000 के करीब जो है मास्क बांटे गए और हैंडमेड मास्क बना के लोगों के बीच बांटे गए। और उसके बाद सर हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जहाँ पे बैंक हुए, एसडीएम ऑफिस हुए, सब डिविजनल अंब हुए, तो अंब कॉलेज हुआ, यहाँ भी एनएसयूआई ने सर सैनिटाइजर बहुत ही अच्छे तरीके से किया। जितने भी पब्लिक स्पेस थे वहां पे जाके हमने सैनिटाइज किया गया सर। जी। हाँ जी सर। तो कितने जो आपकी क्या कोई ऐसी टीम बनी एनयूसीआई तरफ से कि हम कोरोना के लिए ये काम जो डिस्ट्रिक्ट में करेंगे? देखो सर, जो एनएसयू पूरी है हिमाचल प्रदेश एनएसयू आई है, ये समय समय पर इसी पे मीटिंग करती रहती हैं कि हमें अपना कहाँ योगदान देना है कहाँ नहीं। तो जैसे ही हमें स्टेट से कॉल आती है, चाहे वो मास्क बांटने की बात हो या सैनिटाइज करने की बात हो, तो समय समय पर सर एनएसयूआई, हालांकि अभी थोड़े दिन पहले भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में मंडी हुआ, कुल्लू, ऊना, हर जगह जो है एनएसयूआई सर सैनिटाइज फिर से कर रही है। जी। जैसे आपको गृह जनपद ऊना है और ऊना के आप तहसील अंब से आते हैं, तो अंब जी में क्या आपका कोई योगदान रहा यहाँ पे जो आपकी जो पूरी कार्य कर रही है? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया, आप दोबारा रिपीट करेंगे? मैंने जो आपका गृह जो जनपद है, जो जिला है, वो ऊना है। ऊना जी में सर। आपने अपना अंब क्षेत्र आता है, तो अंब क्षेत्र में जो हमारी ब्लॉक है या तहसील है, इसमें आपकी कार्यकारिणी ने कुछ काम किया क्या? बिल्कुल सर, मैं जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था उस टाइम भी और अभी भी हमारी जो सारी टीम है वो लगातार काम कर रही है। जैसे जहाँ पे राशन पहुँचाने, जैसे जो लोग कोविड के पॉजिटिव आ जाते हैं या उसके बाद कुछ गरीब परिवार हैं, तो हम उनके तक राशन पहुँचाने की भी मुहिम तैयार करते हैं कि हमें उनको कैसे हम हेल्प कर सकें। और साथ ही में हमारा एक कोविड सेंटर हरोली में है, जहाँ ऊना एनएसयूआई ऊना कि वहाँ पे भी अपनी जो है सुविधा जो है प्राप्त करवा रही है। डेली वहाँ एनएसयूआई के छात्र जाते हैं और जहाँ भी जो हो सके उनकी हेल्प करते हैं। जी। असलम जी, हमारा जो हिमाचल है उसको 50 साल बने हुए हो गए हैं, जो पूर्ण इसमें आ गया था अपने इसमें। तो क्या कोरोना महामारी ने चिकित्सा जो पद्धति थी हमारी, उसकी क्या पोल खोल के रख दी है? सर जैसे कि आपको पिछले साल याद होगा कि बीजेपी सरकार में पीपीई किट का घोटाला हुआ, कि ऐसे समय में हमारी सरकार जो है घोटालों में फंसी पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है गरीबों के पक्ष में हमें नहीं दिखती, चाहे वो हेल्थ व्यवस्था पे हो, चाहे वो राशन पे हो। हर जगह महंगाई आप देख सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब बिजली की दरें पर यूनिट क्या थी, और डिपुओं में मिलने वाला राशन जो था आप उन्हें भी देख सकते हैं। जो कांग्रेस के टाइम में 70 या 80 लीटर प्रति लीटर हमें सरसों का तेल मिलता था, आज वही 103 रुपए हो गया है। अब थोड़े दिन पहले एक और नोटिफिकेशन हुई है कि उसको 57 रुपीज जो है नेक्स्ट मंथ से फिर हाइक मिली है। तो एक बीपीएल परिवार में आने वाला इंसान, मतलब ये जो डिपू में ही 160 रुपए लीटर अगर तेल लेगा तो वो अपना गुजारा कैसे करेगा? आप देख सकते हैं कि जब नोटबंदी हुई या उसके बाद कुछ जैसे लॉकडाउन लगा, तो जो मध्य वर्ग के लोग थे और जो गरीब तबके के लोग थे, तो आप उनका देख सकते हैं कि उनका सर्वाइवल कितना मुश्किल हो गया है। कि कोई चलो। कोई मजदूरी करता है या कोई छोटी छोटी दुकानें करते हैं। जी, 3 साल से हिमाचल सरकार बीजेपी काम कर रही है। मैं बात लेके बिल्कुल। चलूँ कि आपका जो संगठन है ये कांग्रेस को समर्पित है या जो समर्थन देता है।
तो इसमें भी कांग्रेस ने भी हमारे, जैसे हिमाचल की बात ले हम, तो हिमाचल में लगभग 35 साल अपना जो है कार्यकाल चलाया। तो आज जी जी मुझे देखने में आता है कि हिमाचल की जो चिकित्सा प्रणाली हमारी है, उसमें नाम मात्र आईसीयू बेड या दूसरे जो है जो कोरोना से हम निपटने के लिए कोई ऑक्सीजन का या किस तरह से कोई प्रावधान नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कि सरकारों ने देखिए कोई सर, जब जब योगदान? बीजेपी सत्ता में जब बीजेपी सत्ता में आई आने वाली थी, तब इन्होंने बोला कि ऊना में जो हम मिनी पीजीआई बनाएंगे, लेकिन सरकार को लगभग 3 या 3.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी कहीं भी ऊना में आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि कहीं नामो निशान नहीं है। मैं कल भी आपकी डिबेट सुन रहा था, उसमें बता रहे हैं कि कार्य शुरू हो गया है। तो अभी तो सरकार खत्म होने को आ गई है, लेकिन अभी तक निर्माण उसका क्यों नहीं हो सका? अगर कल एम्स की बात हो रही थी, तो अभी भी वो बोल रहे हैं कि एम्स में हमारे डॉक्टर, हमारे जिला परिषद जी बोल रहे थे कि एम्स में वहां पे भी डॉक्टर्स आ गए हैं, वहां सेंटर बना है, तो एम्स में भी अभी काम चला हुआ है। तो ये सब चीजें जो यहाँ पे देखी जाए, तो एक बहुत ही निर्णय है कि सरकार सिर्फ जुल्मेबाजी पर आ चुकी है। हमारे एमपी अनुराग जी वो भी बोलते हैं कि हम देंगे, कभी वो रेल बजट पे आते हैं तो 1000 रुपए की मामला आ जाता है, चाहे ऊना में मिनी पीजीआई की बात आए तो ये सब बातें हवा में है सर, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं। जी हाँ, ऐसा तो देखने में ही मिला। मैं ये लेके चलूं कि हिमाचल में मात्र 210 प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो भी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल। जी तो सर। उसमें लगभग 2011 के हिसाब से 60 लाख से 69 लाख थे, लगभग अब हम 85 लाख के लगभग पहुंच गए होंगे हिमाचल के जो लोग हैं। तो क्या 210 हॉस्पिटलों से क्या काम चल सकता है? क्या करना चाहिए? आपके यंग आप लोग राजनीति में आए हैं या छात्र संगठन में आप जुड़े हैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इन फ्यूचर में? देखिए सर, अभी तक जो हमारी व्यवस्था है, जो हम हेल्थ व्यवस्था पर देखें, तो हमारी कोई इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है कि अभी तक भी जो हमारे ऑक्सीजन की बात की जाए, तो कई बार हमारी बात होती है, जैसे अम्ब में सीएमओ सर हैं या जितने भी डॉक्टर्स हैं, तो हम हो सकता है तो हम अपनी तरफ से जैसे सेवा में हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उनका कहीं न कहीं मानना ये है कि जो ऑक्सीजन की कमी भी हमारे बीच आ रही है, कहीं न कहीं प्रशासन उसपे पानी धुआँ फेंकने की कोशिश करती है कि लोगों के सामने वो बातें ना आ पाएँ। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं, तो एक तो हमारे यहाँ हिमाचल में ये भी है कि जो कोरोना के पॉज़िटिव केस आते हैं, अदर स्टेट से बहुत ही कम है। तो इस वजह से भी कहीं न कहीं हिमाचल वहाँ अपना सेफ योगदान आ जाता है। जी। हाँ, ये तो आपकी बात सही है। अच्छा, मैं एक आपसे और सवाल पूछना चाहता हैं। जैसे आप यहाँ छात्र संगठन के तौर पे एनयूएसआई के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने शराब के ठेके बंद करके क्या ठीक किया? हर गली-कूचे में एक ठेका खुल गया। क्या ऐसा करना चाहिए था सरकार को? आपका क्या सुझाव है इसके बारे में? सर देखो, ये तो अच्छी बात है कि इन दिनों में कोरोना काल में शराब जो है बंद ठेके जी। चला। जी। आप देख सकते हैं कि पिछले दिन थोड़े दिन एसडीएम साहब ने जो एक 5 बोतल स्कूटरी से सवार से पकड़ी गई, तो कहीं न कहीं ये काला 2 नंबर का मामला चला हुआ है अभी भी। आप ये नहीं बोल सकते कि ये पूरी तरह से काम बंद हो चुके हैं। कहीं न कहीं वो अपनी आड़ में अपना काम कर रहे हैं सर। हाँ, ये तो बात सही है। आप क्या चाहते हैं कि अभी जो हमारे कोरोना जो अभी बस लास्ट अब बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, तो क्या होना चाहिए, क्या प्रबंध होना चाहिए सरकार की तरफ से? आपके अगर आप इसमें इस स्टेज पे होते तो? हम चाहते हैं कि अब आप देख सकते हैं कि 2 या 3 दिन बाद एक पोर्टल खुलता है कोविड, जिसमें जो युवा हैं 18 से 44 ईयर के जो लोग हैं, उनको इस अपनी वैक्सीन के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्योंकि जो पोर्टल खुलता है वो हार्डली या कम से कम 3 या 4 सेकंड के लिए ओपन रहता है, उसके बाद वो पोर्टल जो है बंद कर दिया जाता है। तो हमारे जो युवा हैं, उनके लिए ऑक्सीजन जो हमारी कोविड वैक्सीन है, तो वो कैसे उपलब्ध होगी? हम सरकार से यही माँग करते हैं, जितने भी हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनको वैक्सीन जो है जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाई जाए, और जो हमारी वैक्सीन बाहर के देशों में जा रही है, हम चाहते हैं कि उसे जी। उसे बैन किया जाए, और जो है पहले हिंदुस्तान के लोग जो हैं उनको ये प्रोवाइड की जाए। तो जैसे सरकार ने यहाँ लॉकडाउन के नाम पे कोरोना कर्फ्यू लगाया और कुछ दुकानदार जो परेशान हुए हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये चीज़ सही थी?
देखिए सर, जैसे मध्य वर्ग के लोग हैं जो अपना कारोबार करते हैं, कहीं न कहीं उन्हें जी परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो डेली का इनकम का सोर्स है वो काफ़ी एक 1 साल से पहले ही काफ़ी लो चले गया है। तो उन्हें अब थोड़े टाइम, जैसे हमारा लॉकडाउन ओपन हुआ, थोड़ी-सी राहत हुई, पर अब फिर जो है, फिर से उनको वही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि जैसे आपने बाकी दुकानों को राहत दी है थोड़े-थोड़े टाइम के लिए, जो आपकी बची हुई दुकानें हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, इलेक्ट्रीशियन भी आते हैं, कई और मध्य वर्ग वाले के लोग जैसे क हुए, तो उनको भी थोड़ा-थोड़ा टाइम दिया जाए। और स्पेशली हम चाहते हैं कि स्टेशनरी की बुक स्टोर्स को ओपन किया जाए, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनको इसका बड़ा सामना करना पड़ रहा है मुश्किलों का, कि कोई अगर उन्होंने बुक्स अगर खरीदनी है या कुछ और स्टेशनरी का सामान बच्चों में, जैसे आपको पता ही है कि ऑनलाइन एजुकेशन चली हुई है, तो छोटे-छोटे बच्चे भी ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनका जो जितना भी सामग्री है वो सब अब जो है डिपेंड बुक स्टोर पे होता है। तो जब बुक स्टोर ही बंद रहेंगे तो बच्चे एजुकेशन सर कहाँ से कर पाएँगे? चलो, ये तो डीसी कांगड़ा ने जो हमारे प्रजापति जी हैं, उन्होंने 2 दिन के लिए स्टेशनरी की दुकानें खोल दी हैं। जैसे मंगलवार से शुक्रवार 2 दिन दे दिया है। अभी तक शायद हमारे और कई ऊना राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट में। कई कई डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हो सर, अभी भी जैसे ऊना हुआ या कहीं और है, वो सिर्फ अभी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हुआ है, बाकी अब 11 जिलों में अभी हमने ऐसा कहीं देखा नहीं है। अगर बाकी जिलों में जी भी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जी। नहीं, हाँ, ये हर जगह होना चाहिए, क्योंकि हर जगह मैं करने से इसका जो है रिजल्ट जो ठीक आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अपने बच्चों के लिए किताबें वगैरह नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल सर। अपना मोहम्मद असलम जी, आपका इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ टेक्निकल की वजह से हमारे कुछ मेहमान नहीं जुड़ पाए, इसके लिए हमें भी खेद है। तो आज की डिबेट को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सर, देखते आपका रहिए। भी और आपके चैनल का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें यहाँ आने का अमृत किया। उसके लिए आपका दिल से तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।